मौत की सुरंग बने कोचिंग सेंटर, ना फायर ना एनओसी ना निकलने का रास्ता। कोचिंग सेंटर या मौत का जाल, सुरक्षा मानकों की खुली फर्जियां। फायर एनओसी के बिना कैसे मिल रही है संस्थान की अनुमति। हर हादसे के बाद जागता सिस्टम, फिर क्यों भूल जाते हैं सब। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू। लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटरों की पड़ताल में सुरक्षा खामियां सामने आई। अग्निशमन यंत्रों की कमी, तारों का जाल और सकरे रास्ते छात्रों के लिए खतरा। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भी भीषण अग्निकांड ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का दावा करने वाले कई संस्थानों में आग से बचाव की मूलभूत व्यवस्थाएं तक नहीं। कहीं अग्निशमन यंत्र नदारद मिले तो कहीं बिजली के तारों का खतरनाक जाल लटका। कई संस्थानों में छात्रों के आने जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता है, जो किसी भी आपात स्थिति में मौत की सुरंग साबित हो जाए। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना न दिल्ली के मुखर्जी नगर हादसे की याद ताजा कर दी। फायर एनओसी और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे। सरकार नए नियम लाने की तैयारी में है ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, परंतु हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन हो सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुआ भीषण कोचिंग सेंटर अग्निकांड। केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है। 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में लगी आग ने 15 मासूम बच्चों की जान ले ली, जबकि कई अन्य छात्र गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज जारी। यह हादसा ऐसे समय हुआ जब इमारत के भीतर कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही थी, नियमित चल रही थी। सरकार की आंखों के नीचे चल रही। सरकार बेचैन थी या मौन। केजीएमयू ट्रामा सेंटर के अनुसार बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें कई की मृत अवस्था में पहुंचाया गया। कुछ बच्चों ने जान बचाने के लिए ऊपर मंजिला से छलांग भी लगाई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें। बेहद दर्दनाक, हृदय विदारक घटना हुई है। जहरीला धुआं बना सबसे बड़ा खतरा। घटना के सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई कि बच्चों की मौत केवल लपटों से नहीं, बल्कि धुएं और ऑक्सीजन की कमी से भी। क्लासरूम और लाइब्रेरी में रखे फर्नीचर, प्लाईवुड, सनमाइका, प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम सामग्री के जलने से अत्यधिक घना और विषैला धुआं पैदा हुआ। वेंटिलेशन और पर्याप्त निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण धुआं पूरे फ्लोर और सीढ़ियों में। इससे बच्चों को बाहर निकलने का समय नहीं मिला और कई छात्र अंदर ही फंस गए। किताबें और बंद ढांचा बने आग के प्रसार का माध्यम। इमारत में बड़ी मात्रा में किताबें, कापियां और अन्य कागजी सामग्री मौजूद थी। आग लगने के बाद यही सामग्री तेजी से ईंधन में तब्दील हुई। आग की तीव्रता बढ़ने के साथ कुएं का दबाव भी बढ़ता गया, जिससे बचाव कार्य और कठिन हो गया। बताया जा रहा है कि इमारत के ऊपरी हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां और अतिरिक्त उपकरणों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसने आग के फैलाव को और भी भीषण कर दिया। जाने का कोई रास्ता नहीं। फायर सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं गंभीर सवाल। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौजूदगी वाली इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि भवन में अग्निशमन मानकों और आपातकालीन निकासी व्यवस्था को लेकर
गंभीर खामियां। इस घटना ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि स्कूल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और व्यवसायिक परिसर में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित फायर ऑडिट, सुरक्षित वायरिंग, आपातकालीन निकासी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण ऐसी त्रासदियों को रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ का यह हादसा केवल एक शहर की त्रासदी नहीं, बल्कि देश भर में संचालित शैक्षणिक और व्यावसायिक परिसरों के लिए गंभीर चेतावनी मानी। कई घटनाएं होती हैं, घटना के बाद संचितता फिर चिराग बुझ जाता है। अलीगंज इलाके अग्निकांड में अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं इस हादसे के बाद योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्काल एसआईटी का गठन किया, साथ ही 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा इस हादसे को लेकर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इस हादसे के बाद कई विभागों पर कार्रवाई होने की संभावना जाहिर है। एसआईटी की टीम ने तलब किए बिल्डिंग से संबंधित दस्तावेज। एसआईटी की टीम दस्तावेजों को लेकर कर रही जांच। कुछ देर में एसआईटी की टीम पहुंचेगी घटनास्थल पर पड़ताल करेगी एसआईटी की टीम। घटना कैसे, किस प्रकार से, सारा सर्वेक्षण होगा, सारे सबूत एकत्रित किए जाएंगे। घटना की कैसे, लखनऊ अग्निकांड की एफआईआर में भी बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। अग्निकांड को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है कि घटना 22 जून 2026 दोपहर करीब 2:30 बजे लखनऊ के सेक्टर डी कॉलोनी स्थित मकान नंबर 28-13 लाल बत्ती पुराने चौराहा के पास यूपीएससी भवन के पीछे में घटी। ये एक बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत, जिसके भूतल और प्रथम तल पर पेट शॉप एंड क्लिनिक संचालित, द्वितीय तल पर वीडियो गेमिंग जोन व 3D एनिमेशन और तृतीय तल पर आईटी नेटवर्किंग का ऑफिस चल रहा। घटना के समय इसी पेट शॉप और क्लिनिक से अचानक आग की शुरुआत, तो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फायर हो गई। आग लगने की वजह से पूरी इमारत के अंदर और सभी कमरों में अत्यधिक मात्रा में जहरीला धुआं भरा, जिससे वहां मौजूद लोगों का दम घुटने लगा। धुएं और आग की लपट से गिरने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बिल्डिंग से नीचे गिरे, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल और कई लोग दम घुटने और झुलसने के कारण बेहोश हो गए। स्थानीय पुलिस, फायर फाइटर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और राहत बचाव कार्य को शुरू किया। इस हादसे में कुल 15 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। सोचिए, इस बिल्डिंग में जाने का कोई रास्ता नहीं, दूसरे के छत से चढ़कर दीवार तोड़ी जाती, तब अंदर प्रवेश मिलता, तब जाकर लोगों की जान बचाई जाती। लखनऊ में बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस लाया गया। मर्चरी हाउस से पोस्टमार्टम के बाद लगभग 13 डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल 3 डेड बॉडी ऐसी हैं जो अन्य प्रदेश की है, जिसमें एक डेड बॉडी मध्य प्रदेश की, दूसरी डेड बॉडी उत्तराखंड, तीसरी डेड बॉडी को वेस्ट बंगाल। प्रशासन का कहना है कि अभी इन 3 डेड बॉडी के परिजन रास्ते में, परिजनों के पहुंचते ही डेड बॉडी उनको सुपुर्द कर दी। बात यहां पर फिर यही बन गया कि घटना होने के बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जाए। मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम छोड़कर पहुंच जाते हैं, उप मुख्यमंत्री अस्पताल की व्यवस्था देखते हुए मौके पर जाते हैं और आंसू बहाते हैं, रोते नजर आते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री पक्ष विपक्ष संवेदना देते, लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए ऐसे शिक्षा संस्थानों में भारी भरकम फीस देकर बच्चों के भविष्य की तैयारी करते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा जिम्मेदारी, जबकि इस बिल्डिंग को तोड़ने की इजाजत
2016 में दे दी गई थी। उसके बाद अधिकारी 60 गांठ करके बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण निरस्त कर दिया। क्या जिन लोगों ने 60 गांठ करके ध्वस्तीकरण निरस्त किया है उन पर भी कार्रवाई होगी, या फिर बच्चों का भविष्य बनाने वाले माता पिता यूं ही बोलते रहे, बिलखते रहे, उनका क्या इलाज हो? या फिर आगे फिर ऐसा कभी दिल्ली में घटना होती है, कभी मुरादाबाद में होती है, कभी उत्तर प्रदेश में होती है, लखनऊ में होती है। आखिर ये चल क्या रहा है? जिम्मेदार कब तक मुंह मोड़ते रहे? कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन करेगा न्याय? कब मिलेगा उपचार? क्या सरकार सिर्फ हादसा होने के बाद चेतेगी, 2-4 छेदकारियों को सस्पेंड कर देगी, कुछ समय बाद फिर बहाली हो जाएगी और फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी होगी, फिर आगे घटना होगी, फिर बच्चे काल के गाल में असमय समा जाएंगे और दर्दनाक घटनाएं होंगी। दुखद संवेदना व्यक्त करने के बाद लोग फिर अपने घर चले जाएंगे और शांत। ऐसी घटना पर क्या एक्शन होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? माँ बाप, कोचिंग संस्थान, या फिर सरकार, प्रशासन? किसकी साठगांठ से मिलती है एनओसी? बिल्डिंग जो ध्वस्त करने का आदेश होता है, क्यों किया जाता है ऐसी चीज? कौन होगा जिम्मेदार? दोस्तों, मेरी एक वीडियो आपको कैसी लगी और इस घटना पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएंगे, जिससे कि कार्रवाई हो सके और आपके कमेंट्स सरकार तक जाएंगे, इससे लगेगा सरकार को गलती कहाँ हो जाएगी। 60 गांठ से भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो लगातार। आप वीडियो देखें किस तरह कितनी भयावह लगती है। प्रशासनिक अधिकारी, डिप्टी सीएम, नेता सब वहां जाते हैं और आंसू बहाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन यही आंसू, यही संवेदना अगर घटना से पहले व्यक्त कर दी जाए, कार्रवाई कर दी जाए, तो शायद ये घटना नहीं होगी। तभी आंसू बहाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और दरिया दिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कब तक 60 गांठ से ऐसे हादसों को नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे मनोबल को बढ़ाता है।